5 राज्यों की रिजल्ट से कांग्रेस में हलचल। अब कमलनाथ करने वाले हैं बड़ी बैठक। होली बाद डिनर पर होगा मंथन। 2023 के विधानसभा चुनाव का टेंशन। 5 राज्यों के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज होना शुरू हो गई है। पहले सज्जन सिंह वर्मा पार्टी में अच्छे चिकित्सक की जरूरत पर जोर देते दिखे, तो अब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पहले 15 मार्च को डिनर पर वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि होली बाद विधायकों की ये मीटिंग होगी। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेके सारे राज्यों में अब सेकंड लाइन को आगे लाके ही हम कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर युवा नेता और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बंसल न्यूज के प्रोग्राम गतिमान छिंदवाड़ा में उन्होंने 5 राज्यों के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी निराशाजनक परिणाम थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिससे मेरी बात हुई है उसका मनोबल नहीं टूटा, बल्कि सबने कहा कि इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है। तो मैंने पूछा क्यों? अब हम 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए और भी मजबूती से और भी ताकत से तैयारी करेंगे। हालांकि युवा नेताओं को यह भी लगता है कि पार्टी में कम्युनिकेशन की और ज्यादा जरूरत है, जमीन से भी जुड़ने की आवश्यकता है। जी, हमें भी इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जो हमको उम्मीद थी उस प्रकार से नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जमीन पर मेहनत करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। जिस दिन मैं उनसे बात नहीं करता, अगले दिन सवेरे उनका फ़ोन आ जाता है कि तुमने कल फ़ोन नहीं किया। तो इन्होंने जो बात कही है अजय सिंह जी ने और सचिन यादव जी ने, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वैसे कांग्रेस की इस हालत से बीजेपी गदगद है। वो तो तंज कसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस दल नहीं है अब। ये किसने कहा कि ये फ्लॉप हो गया? ये मतलब है क्या है, मुझे ये बताइए यार। कांग्रेस इस देश के अंदर दल आज से नहीं, बहुत वर्षों से नहीं बचा। कांग्रेस केवल झूठ छल कपट की राजनीति करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि इनके जीत नहीं फूट डालो राज्य करो के आज भी अंश हैं, तो ये उसी आधार पर देश के अंदर काम करना चाहते थे। आज से कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि चुनाव में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन क्या मौजूदा दौर में कांग्रेस के लिए अब ऐसा कहा जा सकता है? ये सवाल आज देश के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बहस का बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में काबा। ये यूपी में बड़ा चर्चा में रहा कि हुआ काबा, तो हुआ तो जौन होना था हो गया है। वहाँ तो भगवा कमल जौन कहिए वो सब फहरा चुका है। अब मध्य प्रदेश में आइए, 2023 और उसके पहले 22 भी है। 22 में भी इम्पोर्टेंट राज्यों के चुनाव हैं। कभी एक बहुत ताकतवर साम्राज्य का मुखिया बादशाह बड़ी मुश्किल में फंसा और अपने सूबे के एक फ़कीर के पास पहुंचा और पूछने के लिए इसलिए गया कि साहब बड़ी मुश्किल है, कभी तो हम बहुत ताकतवर थे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया ज़मीन पर उतरती थी, हम सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा। फ़कीर तो फ़कीर होता है, मलंग मलंग होता है, अपनी मौज में रहता है। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा जोर से, खुद में डूब जा पाजा सुरागे जिंदगी। बादशाह समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा क्या करूं? उसने फिर आंख बंद करके वही नारा गुंजाया, खुद में डूब जा पाजा सुरागे जिंदगी। फिर जो कुछ समझदार वजीर थे उन्होंने कहा साहब इनका मतलब है कि रेट्रोस्पेक्शन में जाना होगा, डूब जाना होगा अपने भीतर में, जिसको मन कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, उसके भीतर चले जाइए। वहां कोई भी बचाने वाला नहीं होता। आप ही आरोपी होते हैं, आप ही पर अभियोग लगते हैं और लगाने वाले भी आप ही होते हैं।
आप ही अपने पर आरोप लगाते हैं कि शरद द्विवेदी पर पहला इल्जाम यह है, और शरद द्विवेदी सर झुका के कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, समझ नहीं पाया क्या करना है। क्या कांग्रेस को कुछ इसी दार्शनिक वृत्ति की तरफ जाना होगा? वो पार्टी जिसका कभी उत्तर प्रदेश में परचम फहराता था, वो अगर एक सीट लेकर आती है तो साहब कहीं कुछ गलती गड़बड़ी तो है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करिए तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ आपका वोट प्रतिशत, दो दलों की राजनीति, आपकी ताकत और 2018 के नतीजे बताते हैं कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन क्या आप जो कांग्रेस के लिए कहा गया कि क्या सिर्फ वो यही सोच रही है कि बीजेपी अपनी गलतियों से कभी न कभी लड़खड़ाएगी और उसका फायदा हमको मिलेगा? अगर ऐसा होता तो दुनिया में मेहनत, परिश्रम, अथक परिश्रम जैसे शब्द बेकार हो गए होते। हम यही सोचते कि हमारा मजबूत प्रतिद्वंदी जब कमजोर होगा तो हम फिर विजयी होंगे। और कम्युनिकेशन वो चीज है, संचार वो प्रणाली है कि क्या योग्य लोग कांग्रेस में किनारे हैं? खासतौर से वो पीढ़ी जो अरुण यादव के बाद की पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो अजय सिंह जी के बाद की पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठती है, क्या उसमें कम जानकारी है? क्या ये सही मौका नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि लोग कांग्रेस के कुछ पुराने चेहरों को देखकर थोड़ा सा चिंतित हैं, परेशान हैं या ऊबने भी लगे हैं, तो क्या ये सही मौका नहीं है कि एक पीढ़ी बदल की परंपरा को लेकर आगे बढ़े? कई सवाल हैं, आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूँ। अनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं और चिंता से कई बार प्रभावित भी होते हैं, लेकिन खुद में डूब जा पाजा सुरागे जिंदगी। उमेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और कई बार वो खुद में इतना डूब जाते हैं और जो सुराग उनको मिलते हैं वो उनको विचलित करते हैं, लेकिन उनके भीतर का काडर बेस कार्यकर्ता फिर खड़ा होता है कि अनुशासन से बड़ी मशाल कोई नहीं, इसी को थामे रहो, आगे बढ़ते चलो, सब ठीक होगा। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी। संवाद की बात हमने नकुल जी से भी एक दिन पहले जब की, नकुल नाथ जी से जो इकलौते सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी माना कि कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। और एक और बड़ा दिलचस्प सवाल हमने उनसे पूछा कि कान का कच्चा राजनीति में ये तथाकथित दुर्गुण इतना हो जाता है कि जो मेहनती परिश्रमी है वो धीरे धीरे घर बैठने लगता है। तो उन्होंने उस पर भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया, बोले आपकी बात ठीक है, मैं बहुत विचार करता हूं, बहुत सोचता हूं, दिन भर जो भी कार्यकर्ता कहते हैं, ये डायरी उन्होंने जेब में इशारा किया, ये मेरी जेब में रहती है और घर जाकर भी मैं गुनता पुनता रहता हूं। किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की चुनौती? शरद जी, संवाद और संपर्क, राजनीति में अगर दो चीजें नहीं हैं तो फिर आप सक्षम राजनेता और राजनीतिक दल नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है, जो बात कांग्रेस के नेताओं ने कही है कम्युनिकेशन की, वाकई में संवाद बहुत जरूरी है। अगर हम परिवार को ही लेके देखें, बेटे और बाप के बीच भी अगर संवाद ना हो तो गहरी खाई हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैसे आपने कहा युवा पीढ़ी वाली बात, अपने यहाँ कहा जाता ना कि जब बेटे का पैर पिता के जूते में जाने लगे तो उसे दोस्त मान लेते हैं लोग। क्या ये परंपरा कांग्रेस में है? दूर तक ये नहीं दिखती है। आज जरूरत इस बात की है कि वाकई में कांग्रेस मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। सरकार में भी थी, वो अपनी कारणों से चली गई, एक अलग बात है। लेकिन आज जरूरत है कि कम्युनिकेशन तो पार्टी के अंदर हो, और जब बड़े नेताओं में कम्युनिकेशन ही नहीं होता, जो दूसरी लाइन तीसरी लाइन के नेता हैं, जब उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता तो नीचे का कार्यकर्ता हताश हो जाता है। उसे लगता है कि जब इतने बड़े नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है तो हमारी कौन सुनेगा। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी तो अलग नजर आते हैं। आप ये देखिए कि कहा भी जाता है कि अगर बीजेपी दफ्तर में आप जाएंगे तो अध्यक्ष का दरवाजा खोल के भी आप अंदर जा सकते हैं। क्या कांग्रेस में ये कभी रहा? बहुत पहले रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता पिछले 1.5-2 दशक से ऐसा है। इसलिए नेताओं को अब दरवाजे खोल के बैठने की जरूरत है, ताकि दूसरी लाइन तीसरी लाइन नीचे का कार्यकर्ता सीधे उनसे संपर्क कर सके। ये पार्टी के लिए आज जरूरी महसूस होता है। और तीसरी बात, आप जो चुनावी राजनीति में हैं तो आपके लिए सत्ता क्या महत्वपूर्ण नहीं है? कई बार हमें ऐसी ध्वनि आती है कि राहुल गांधी जी का नजरिया है कि सब चले जाएं, सब चले जाएं, जिसका भी बीजेपी के प्रति निष्ठा है सब चले जाएं। ये एक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन क्या ये राजनीतिक सोच ठीक है? अगर यही मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर बीजेपी 2018 में सत्ता में आती जिस तरह कांग्रेस आई, और ये बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ ये घटनाक्रम होता कि वो
मुख्यमंत्री से क्षुब्ध होकर कहते हैं कि मैं तो अब छोड़ रहा हूं पार्टी, तो क्या रिएक्शन होता जेपी नड्डा जी का, क्या रिएक्शन होता अमित शाह जी का, क्या रिएक्शन होता शिवराज जी का, क्या रिएक्शन होता पूरी पार्टी का? वो कैसे रिजॉल्व करने में जुट जाती। अमित जी अपने खास अंदाज में कहते भैया जल्दी जाओ, देखो क्या है, कौन परेशान है, क्यों है, क्या है, सबको पकड़कर चलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस इसको हैंडल नहीं कर सकती थी इस तरह से? बहरहाल ये कांग्रेस का विषय है, इसका मुकम्मल उत्तर अवनीश जी देंगे, लेकिन पहले उमेश जी, उनकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन एक ऐसी पार्टी का विषय है जो मध्य प्रदेश में अभी भी बड़ी मजबूत हैसियत रखती है, उनकी प्रतिद्वंदी है और 2023 में भी एक मजबूत चुनौती के साथ सामने होगी, इसलिए विषय तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी उमेश जी। नहीं, वास्तव में शरद जी आपने ठीक कहा है कि हमारा विषय भी नहीं है, और मेरा निजी स्वभाव यह है कि इस समय जिस दुख और शोक मग्न अवस्था में कांग्रेस के मित्र हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ कोई अतिरिक्त चूहलबाजी करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है। पर चूंकि राजनीतिक क्षेत्र है, बड़ा निर्मम क्षेत्र है, इसलिए ना चाहते हुए भी कई बार जख्मों को कुरेदना पड़ता है, और मेरा अपना भाव है कि जख्मों को कुरेदने के बजाय मैं जख्मों को हरा करके दिखाना चाहता हूं कि यह जख्म है और यहां से रिसरा, इसको आपको ठीक करना चाहिए। आपने कितना सूफियाना अंदाज में सलाह दी है कि खुद में डूब जा और पाले सुराग जिंदगी। अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में दुविधा यह है कि दूसरों को डुबाया और पाले सुराग जिंदगी। तो कांग्रेस को अपनी इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दहलीज पर भी दरवाजा है और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दहलीज पे भी दरवाजा है। अंतर इतना सा है शरद जी कि हमारा दरवाजा खुला है आने के लिए और इन्होंने अपना दरवाजा खुला छोड़ रखा है जाने के लिए। दरवाजा वही है, दहलीज वही है। ये भी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है। हमारा दरवाजा आने के लिए प्रेरित करता है, मंगल ध्वनि सुनाता है, और इनका जो दरवाजा है वो जाने के लिए मजबूर करता है, विवश करता है। और यही कठिनाई कांग्रेस पार्टी की है। अब इस समय में जब कांग्रेस पार्टी के मित्रों की टिप्पणी सुनता हूं, विशेष करके मैंने जो अभी चैनल पे आदरणीय सज्जन वर्मा जी को सुना है, सज्जन वर्मा जी तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं। दो शब्द शरद जी उन्होंने गंभीर बोले। एक तो उन्होंने कहा कि आमूल चूल, आमूल चूल का मतलब होता है कि मतलब पूरा थोक में बदलाव की आवश्यकता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर तक, देश भर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो स्वर है, असहमति के स्वर जो G23 तक रुके हुए थे, केवल गुलाम नबी आजाद तक थे या केवल वो सिब्बल साहब तक थे, अब वो स्वर जो है वो नीचे की श्रेणी के सज्जन वर्मा जी जैसे नेता तक भी उतर कर आ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्लेषण का विषय है। आखिर विचार करना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, अंततः वो एक कदम आगे बढ़ती है और 10 कदम पीछे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, और इन कमियों की अगर कोई सद्भावना के साथ पार्टी में इंगित करता है, G23 के नेता करते हैं, तो उनको हाशिए पे डालने के लिए रणदीप सुरजेवाला को मोर्चे पर लगा दिया जाता है, मनीष तिवारी को मोर्चे पर लगा दिया जाता है, और एक ब्रिगेड काम करने लग जाती है। एक आखिरी बात शरद जी, क्योंकि समय कम होता है, अवनीश जी का समय, एक आखिरी बात मुझे लगता है शरद जी कि कांग्रेस पार्टी को इस समय, हमारा विषय नहीं है, हम सलाह देने की भी अधिकार नहीं रखते, पर चूंकि चैनल का विषय है इसलिए मुझे लगता है कि ये आत्ममंथन करना तो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा कि ये जो पीढ़ियों का टकराव है, आप कब तक 70 पार की पीढ़ी के भरोसे चलेंगे? आप कब तक सचिन पायलट के बनिस्बत अशोक गहलोत जी को ज्यादा तवज्जो देंगे? आखिर कमलनाथ जी के मजबूत कांधों पर आप कितना उत्तरदायित्व डालेंगे? आप नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं को रखेंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष को भी उन्हीं को रखेंगे, और इसी अहम के कारण तो यह हुआ था कि ज्योतिरादित्य को जाना पड़ा। तो मुझे लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी का विषय, पीढ़ी का परिवर्तन करना आवश्यक है, और मुझे लग रहा है कि पुरानी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को आगे लाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जी अवनीश जी, आप किस तरह देखते हैं? तमाम बातें आपने सुनी, और बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत गहराई में तो जाना पड़ेगा कांग्रेस को, और 135 से 40 साल पुरानी पार्टी को ये तो हम नहीं समझा सकते, क्योंकि उससे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं मैं, जैसा मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा जी भी कह रहे थे
कि अवनीश जी का दुख है, उनका इस तरह का, तो शरद जी मैं निवेदन करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। हाँ सर, ये भी चिंतनीय है फिर। सर देखिए, हाँ ये होता है अगर कि दुख नहीं है, शोक सर नहीं है इसका, हम चुनाव हारे, जी। हम चुनाव हारे, उसका दुख अगर हम आज तक मनाते रहेंगे तो हम आगे कैसे मुकाबला कर पाएंगे। हमको देखिए, ठीक है हम हारे, एक दिन हमें दुख होता है, शोक, आज भी दुख है, लेकिन हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। हमें यह भी स्वीकार करना है कि उत्तर प्रदेश की बात थी, उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं शरद जी कि हमारी बहुत करारी हार हुई, और लेकिन मैं और पूरे 5 राज्यों की बात करूं शरद जी तो मैं मानता हूं कि ये हार बहुत व्यथित करती, दुखी करती, विचलित करती है। लेकिन अगर कोई योद्धा अगर एक हार से विचलित हो जाए तो आगे युद्ध नहीं लड़ सकता। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, आपने सर खुद कहा भी कि 135 साल पुरानी पार्टी है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, मतलब हमने उसके पहले भी हम संघर्ष करते रहे, हम पिटते रहे, हम लाठियां खाते रहे, जेल में जाते रहे, हमारे कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते शरद जी, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुख तो होता है। आप देखें, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया था, वीर गति को प्राप्त, अर्जुन को भी दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था, बहुत विलाप किया था उन्होंने, एक सौगंध भी ली थी शरद जी, लेकिन आप देखें अगले दिन वीर अर्जुन युद्ध भूमि में थे। तो मैं वही कहना चाहता हूं, मेरा सबसे निवेदन है उमेश शर्मा जी से भी कि दुख है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम हारे हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम दोबारा लड़ेंगे, इससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। और जहां तक बात संवाद की सर, जो आज हमारा एक बहुत अच्छा विषय, कम्युनिकेशन, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम और जो आप बात कर रहे हैं सर, ये भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। कम्युनिकेशन सदैव होना चाहिए, नकुलनाथ जी ने भी माना। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस में काबा, तो मैं ये साफ कहूँगा शरद जी कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बाद भी ये एक आप देखें एक लॉबी है, एक जनरेशन है, जिसमें आप कहें अगर बात, तो इनके बाद एक की जनरेशन अजय सिंह जी, अरुण यादव जी हैं, उनके बाद की जनरेशन आप कहें तो उसमें सर जीतू पटवारी जी आते हैं, नकुलनाथ जी आते हैं, जयवर्धन सिंह आते हैं, सचिन यादव आते हैं, हनी बघेल आते हैं, ऐसे कई नेता हैं। तो आप मैं देखिए क्या होता है शरद जी, जब हम चुनाव हारने लगते हैं तो बात सही, इस तरह की सारी चीज़ें उठती हैं कि जब नतीजे, मैं अगर 2018 की बात करूं, हम मानते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा मैंडेट लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी 15 साल की शिवराज सरकार के सामने हमको तो बहुत कमज़ोर माना जा रहा था सर। फिर भी हम जो 114 सीटें लेकर आए थे, उस समय मैंने इसी कई सारे चैनल के मीडिया के पटल पर सुना कि कमलनाथ जी की स्ट्रेटजी बहुत मजबूत थी, रणनीति बहुत मजबूत थी, जिसके कारण भाजपा की रणनीति धराशायी हो गई और कमलनाथ जी की सरकार बनी। तो सर ये होता है, जब आपके पास फिगर्स नहीं होते हैं तो आपको इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। हम भी कर रहे हैं, पूरे अच्छे से करेंगे, ताकत से करेंगे, अगली बार और लड़ेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपने जो कहा उस पर हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताओं का मुखड़ा मेरे दिमाग में कौंध गया। हम पराजित हैं मगर लज्जित नहीं, बड़ी सुंदर कविता है, अगर कभी नेट पर ही सर्च करके पढ़िए कि हम पराजित हैं मगर लज्जित नहीं। और एक उनकी कविता तो अद्भुत है कि क्षतशीश मगर नतशीश नहीं। ये सर जो है टुकड़े टुकड़े हो गया लेकिन झुका नहीं है। ये भाव जो एक योद्धा का भाव होता है, और जैसा मुझे फिर लोहिया जी भी याद आते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए संदीप जी ये चुनौती का समय है, और ये उनको अपने से पूछना चाहिए कि क्या वो चौक चौराहों पर उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, और क्या उन्होंने ये प्रण किया है कि जिस पार्टी, जिस विचार को लेकर वो अनुप्राणित रहे हैं अब तक, और जिस पार्टी ने उनको बड़ा गौरव बोध भी दिया है, उसके लिए हम फिर जुटेंगे, हम फिर लगेंगे। जैसा हिब्रू के लिए कहा जाता है, इजरायली लैंग्वेज, कि तमाम इजरायलियों ने तय किया था जब वो हिब्रू नई भाषा, उनकी अपनी बातचीत की भाषा बना रहे थे, तो उन्होंने कहा हम सब एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे, दौर कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, और अंत करेंगे इस तरह से, यरूशलम में मिलेंगे। ये वो भाव है जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी बीजेपी में नजर आता है। कांग्रेस में आज़ादी के पहले और 60 के दशक तक, 70 के दशक के पहले पहले इस तरह के डिवोटी लोगों की एक जमात कांग्रेस में थी। फिर शायद सत्ता के कुछ जो दुष्प्रभाव हैं जिनसे बीजेपी भी अछूती नहीं है, वो कांग्रेस के इर्द गिर्द एक घेरा बनाते चले गए, और एक ऐसी पीढ़ी आती गई जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग नहीं लिया था, और जिसने आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का वैभव था उसका पूरा फायदा उठाया। क्या ये उसी के साइड इफेक्ट है सर? शरद जी, अवनीश जी ने जो बात कही वो एक योद्धा की बात कही, मैं सहमत हूँ उससे। क्या कांग्रेस में वाकई वो योद्धा का भाव है? हम G23 की बात कर रहे हैं, हम सज्जन वर्मा के बयान की बात कर रहे हैं, हम
जयवर्धन सिंह के बयान की बात कर रहे, दिग्विजय सिंह जी का जो कल ट्वीट आया, क्या ये वो लड़ाई की बात है? ये मुझे ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ें कांग्रेस को कमज़ोर करती हैं। आज ज़रूरत इस बात की थी कि इन लोगों को उठ खड़े होना चाहिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग अवनीश जी कर रहे हैं उस तरह की बात हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सत्ता सुख भोगा है लोगों ने, उससे अभी तक लोग नहीं उबर पाए हैं। वो संघर्ष की चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की चीज़ें और पार्टियों में, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल में देख लें, जदयू में देख लें, समाजवादी पार्टी में, जो लड़ने की जिजीविषा उन लोग के अंदर होती है, उसकी कमी तो है कांग्रेस में। वो कैसे पैदा होगी, इसके लिए तो इन्हीं नेताओं को एकजुट होकर कार्यकर्ता के अंदर भाव भरना होगा। हम देखते हैं कि जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो बिगुल बजता है शरद जी, वो जोश भरने के लिए होता है, और ये जोश भरने की कांग्रेस के अंदर जरूरत है। और इसके लिए बिगुल मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को उठाना पड़ेगा, ना कि G23 और इस तरह के बयानों से बिगुल बज पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत पुरानी बात नहीं है। ये पत्रकार के तौर पर मेरी शुरुआत थी, और इस शुरुआत में ये वो दौर था जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए बहुत व्यग्र थी। इसको आप देख सकते हैं कि ये 91-92 के आसपास की कहानी है। और मैंने एक जगह कुछ बीजेपी के नेताओं को सर झुकाए बैठे देखा। मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था, और वहाँ उनमें एक, जो शायद चूँकि मैं नया था तो उन्हें लगा मैं भी कार्यकर्ता हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, तो खुलकर बातें हो रही थी। और एक साहब अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त कर रहे थे कि गाड़ी तक नहीं है, आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आए थे और उनके लिए एयरपोर्ट से गाड़ी लगी थी। तो वो बहुत पीड़ा से कह रहे थे कि बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं साहब, पार्टी की ये हालत है। आज मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, अपना ड्राइवर भेजा है। और मैं भी सोच रहा था कि ये पार्टी क्या करेगी आगे जाके, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास बड़े नेता को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए, तो क्योंकि मैं उन्हीं नेता से मिलने के लिए उस होटल में गया था, तो ये बताता है कि छोटा ही बड़ा होता है। बड़े से छोटा होने के बाद फिर बड़ा होना बहुत कठिन होता है, और कांग्रेस की ये चुनौती है। बहरहाल उमेश जी, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? जी उमेश जी। जी बस शरद जी आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूं। वास्तव में हमने वो दौर देखा है जिस समय 6 अप्रैल 80 को हमारी स्थापना हुई थी, तो इंदौर समाचार बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था उस दौर में, सुरेश सेठ जी का। उस अखबार में 2.5 लाइन की एक खबर छपी थी कि भाजपा की स्थापना, चाय की प्याली में तूफान। हमको केवल एक 3.5 लाइक का सिंगल कॉलम मिला था, और उसका हेडिंग था कि चाय की प्याली में तूफान। और हमने वो दौर भी देखा है कि जब 1984 में हम 2 सीटों पर सिमट कर रह गए थे, पर हमने वेदना महसूस करी थी, हमने पीड़ा महसूस करी थी, और उस पीड़ा में शोक नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कार्यपद्धति जो है वो सुखे दुखे समेक्रता की है। हम ना सुख में बहुत ज्यादा उल्लासित होते हैं और बल्लियों उछलते हैं, और ना हमको कोई भी दुख जो है वो बहुत ज्यादा विषाद या नैराश्य में घेरता है। तो हम उसको चुनौती मानकर आगे बढ़े। शरद जी, अब एक बात केवल आखिरी, फिर चूंकि समय कम होता है, अवनीश जी ने कहा है कि अभिमन्यु का वध हो गया और अर्जुन जी ने विलाप करा और फिर दूसरे दिन बदला। आखिर आप कब तक अभिमन्यु को मरने देंगे? अभिमन्यु के मरने का कारण क्या था कि जो काका और ताऊ थे उन्होंने अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाई नहीं। अभिमन्यु कोई कम पराक्रमी थोड़ी था, अभिमन्यु को मारा थोड़ी जा सकता था। उसने तो केवल एक शर्त रखी थी कि मेरे को बाहर निकालने का रास्ता दीजिएगा, अंदर घुसना मुझे आता है। तो कांग्रेस पार्टी का अभिमन्यु अंदर तो आज भी घुस जाता है, पर ये जो काका ताऊ है ये ट्वीट कर रहे हैं। अरुण यादव जी ट्वीट करते हैं कि 900 में से 887 जगह जमानत जब्त हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के ट्वीट का स्तर है। सज्जन वर्मा कहते हैं कि चिकित्सा की आवश्यकता है। इस समय काका ताऊ जो है, जिन पे जिम्मेदारी है कि अभिमन्यु को जो है निराशा के भवन से बाहर निकाल के लाना है, वो चक्रव्यूह में घुसा है। उस समय जो भीम हो या बाकी के युधिष्ठिर हो, वो काका ताऊ अपनी भूमिका ठीक ढंग से जब नहीं निभाएंगे, तब तक कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु इसी तरह मारा जाएगा। और अवनीश जी जैसे अभिमन्यु का वध हमें भी दुख देता है। शरद जी जी बिल्कुल उमेश जी, आपने बात तो मार्के की है, क्योंकि आज मैं फिर इसको बड़े फलक पर ले जा रहा हूं कि चक्रव्यूह कांग्रेस में भी है, चक्रव्यूह बीजेपी में भी है। उस चक्रव्यूह में कोई भी हो सकता है, नाम बदल सकते हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह से लड़ना, अपनी निराशा से लड़ना और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद भी समझना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चक्रव्यूह तो मिलेंगे आपको, जीवन ही एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह के बिना जीवन कुछ नहीं है। लेकिन ये
कांग्रेस का बिल्कुल सही बात है कि जो लोग इस समय कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस को दिया क्या है, कांग्रेस से लिया कितना और कांग्रेस को दिया कितना? जी देखिए सर, दार्शनिक बातें हमने काफ़ी कर ली। अब मैं वास्तविकता कहूँगा मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूँ और मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं। तो मेरा सबसे पहला उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपनी पार्टी का, अपने प्रदेश के, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की पार्टी का मैं पक्ष रखूँ, बड़े अच्छे से रखूँ। तो सर जी, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूँ कि हमें नहीं मालूम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ठीक है, दुख हुआ, बहुत हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर एक कार्यकर्ता वचनबद्ध, कटिबद्ध सरकार बनाने के लिए। क्योंकि आप देखें, घर चलो घर घर चलो अभियान मध्य प्रदेश में जिस अच्छे ढंग से चल रहा है कि भाजपा को बार बार अपने चिंतन शिविर आयोजित करने पड़ रहे, भाजपा को बार बार अपनी बैठकें आयोजित करना पड़ रही। सुना पचमढ़ी में भी कोई शिविर आयोजित होने जा रहा है। आप देखें, यहां पर जन जागरण अभियान भी पूरी ताकत से किया गया। शरद जी, 7,000 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, 3 एफआईआर मुझ पर भी सर। ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश का क्योंकि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को एक मन में टीस है कि हमारी जो सरकार चुनकर, ठीक है किसी कारण से गई, कुछ भी कारण हम ढूंढ सकते हैं शरद जी, बाकी हम वचनबद्ध हैं। और मैं बताऊं, जहां तक हिम्मत की बात है, मैं तो उमेश शर्मा जी की पार्टी से भी प्रेरणा लेता हूं। सही बात है, जो पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर रही हो, जो पार्टी सन 80 में बनी हो, मैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही प्रेरणा लेता हूं शरद जी, कि जो पार्टी अभी कुछ सालों पहले बनी, आज वो 2 राज्यों में सरकार बना गई। मैं तो अपने कई स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के पुराने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी प्रेरणा लेता हूं साहब। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी संदीप जी। शरद जी, वाकई में ये ऐसा समय है जहां कांग्रेस को कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बात, जो पीढ़ी का हस्तांतरण है उसको भी समझना होगा, किस तरह से युवा पीढ़ी आ रही है उसे महत्व देना होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये सीख लेनी होगी बीजेपी से कि उनका कोई नेता अनर्गल बयान नहीं देता। क्या कांग्रेस इस परंपरा को रोक पाएगी? अगर ऐसा करने में सफल होती तो मुझे लगता है कि 23 का रास्ता बड़ा अच्छा होगा और सुगम भी हो सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वो ताकत है। कांग्रेस में ऐसे शूरवीरों की कमी नहीं है जो कांग्रेस की इस व्यथा के निदान के कारणों को भी बहुत अच्छा समझते हैं। बीजेपी एक विचार को समर्पित पार्टी रही है और कांग्रेस भी एक विचार को समर्पित पार्टी रही है। ये दोनों की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन कई बार विचार रास्ते से भटकता है। वो कई बार ऐश्वर्य की गलियों में चला जाता है, विदेशी गाड़ियों में भटक जाता है, और उसके लिए परिश्रम के बजाय वातानुकूलित कमरों में बैठकर चिंता करने की, मीटिंग करने की एक प्रवृत्ति पनप जाती है। पार्टी कोई भी हो, ये चुनौती आज बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रही है और वैभव के शिखर की तरफ भी बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे आप राज्यों में विस्तार करते हैं, फंडिंग्स, तमाम चीज़ें आपके पास बढ़ती हैं। आज सवाल ये है कि आप कांग्रेस के उस विचार को जीवित रखने के लिए क्या 2 जोड़ी कुर्ते पजामे लेकर निकल पड़े, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने उस समय जब जनसंघ से बीजेपी बनी तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, और आज वो अपना श्रेय लेने के लिए भी नहीं आए कि हमारे बच्चे को दे दीजिए साहब, हमारे पिताजी तो खप गए इसके पीछे, पिताजी के पिताजी भी खप गए, अब उसका फायदा तो दीजिए हमको। विचार के प्रति ये जो समर्पण है, अपने नेतृत्व पर जो अटूट विश्वास है, ये हर कांग्रेसी को इस समय अपने से पूछना चाहिए। होगा ज़रूर, उसको निकालना होगा, उसको बाहर निकालना होगा। निष्काम योद्धाओं की एक फौज खड़ी करनी होगी जो ना राहुल गांधी को कभी चेहरा दिखाएंगे, ना कमलनाथ जी को दिखाएंगे। तो श्रीमान कांग्रेस, आपके पास वो चेहरे ज़रूर हैं, होंगे ही, निकालिए उनको और लड़िए युद्ध। क्योंकि कहा गया है, न दैन्यम न पलायनम। कृष्ण कहते हैं, न दीनता दिखाओ और न ही पीछे पीठ दिखाओ, लड़ो, युद्ध कर। तो युद्ध करना ही नियति है हम सबकी। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया बुद्देला साहब, और बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी। आगे देखिए अफसरनामा नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी के साथ। नमस्कार।